नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। चंद्र विजय के बाद भारत का सूर्य नमस्कार। अभी आपने देखा है कि चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई है और हम लोग उस क्षेत्र में भी सफल हो चुके हैं। अब सूर्य भगवान को नमस्कार करने के लिए भी आप देखते हैं कि आदित्य L1 छोड़ा जा चुका है। और देखिए यहाँ आप लोग याद रखिए, चंद्रयान 1 2008 में छोड़ा गया था, चंद्रयान 2 2019 में और चंद्रयान 3 2023 में छोड़ा गया है। सौर मिशन, तो आदित्य L1 के साथ रॉकेट PSLV C57 ने श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से भरी है उड़ान। ये आप लोग PSLV C57 जरूर याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। 15 लाख किलोमीटर की यात्रा पर रवाना हुआ आदित्य आज बदली जाएगी कक्षा और 16 दिन पृथ्वी की कक्षाओं में रहेगा। इस दौरान 5 बार कक्षा बदली जाएगी इसकी। क्यों महत्वपूर्ण है आप देखेंगे आदित्य मिशन। तो आदित्य एक सूर्य के बाहरी वातावरण का अध्ययन करेगा और आदित्य L1 सूर्य पर नहीं उतरेगा, यह L1 से ही अध्ययन करेगा। सूर्य विभिन्न ऊर्जा कणों और चुंबकीय क्षेत्रों के साथ साथ आप देखिए लगभग सभी तरंग दैर्ध्य में विकिरण उत्सर्जित करता है। पृथ्वी का वातावरण और उसका चुंबकीय क्षेत्र सुरक्षा व कवच के रूप में कार्य करता है और हानिकारक विकिरण को रोकता है। मिशन के तहत सौर वायुमंडल, क्रोमोस्फीयर और कोरोना की गतिशीलता और कंपन, या फिर आप देखिए कोरोनल मास एजेक्शन CME, पृथ्वी के निकट अंतरिक्ष के मौसम का अध्ययन भी किया जाएगा और इस तरह तय करेगा L1 तक का सफर। L1 की कक्षा को अधिक दीर्घवृत्ताकार किया जाएगा और प्रोपल्सन मॉड्यूल की सहायता से चरणबद्ध तरीके से कक्षा बदलते हुए आदित्य L को लैंग्वेज पॉइंट की तरफ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर पहुंचाया जाएगा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद आदित्य L1 का क्रूज चरणों शुरू होगा और जिसके बाद यह L1 के चारों ओर की कक्षा में प्रवेश करेगा। और सौर कंपन का अध्ययन करने के लिए सूर्य की निगरानी जरूरी है। जिस तरह पृथ्वी पर भूकंप आते हैं उसी तरह आप देखिए सौर कंपन भी होते हैं, जिन्हें कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है। और सौर कंपन का अध्ययन करने के लिए सूर्य की निगरानी जरूरी है, क्योंकि कभी कभी ये उपग्रहों को नुकसान भी पहुंचाते हैं। और 10 दिन में आप देखते हैं कि 100 मीटर से अधिक चला है रोवर विज्ञान, जो चंद्रयान 3 की बात हो रही है। आदित्य L1 के 7 पेलोड करेंगे इसमें अध्ययन, आप देखेंगे। और आप लोगों को देखने को मिलेगा कि L1 में 7 पेलोड हैं। ये पेलोड विद्युत चुंबकीय और चुंबकीय क्षेत्र डिटेक्टर का उपयोग करके फोटोस्फीयर, प्रकाश मंडल और क्रोमोस्फीयर, कोरोना और फोटोस्फीयर के बीच की परत और सूर्य की सबसे बाहरी परत कोरोना का अध्ययन करेंगे। और इसरो के अधिकारी ने कहा है कि आदित्य L1 राष्ट्रीय संस्थान की भागीदारी वाला पूरी तरह से स्वदेशी प्रयास है। बेंगलोर की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ पेलोड को बनाया है। यह CME की गतिशीलता का अध्ययन करेगा। यह ग्राउंड स्टेशन पर 5 साल तक प्रतिदिन 1440 तस्वीरें भेजेगा और पहली तस्वीर फरवरी के अंत तक मिलेगी। और सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे ने विकसित किया है। यह फोटोस्फीयर आप देखेंगे क्रोमोस्फीयर की तस्वीर लेगा और सौर विकिरण को मापेगा। आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट व प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य सौर पवन और आयनों के साथ सौर ऊर्जा का अध्ययन करेगा। सोलर लॉ एनर्जी और एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और सौर ज्वालाओं का अध्ययन करेगा। और आप देखिए एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नोमीटर्स L1 पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र को मापेगा। देखिए अगर हम लोग इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ये हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है। और आप सभी जानते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। ये आप देखेंगे इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में और बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये आप देखेंगे कि एक देश एक चुनाव की सम्मति में शाह अदीर और गुलाम नबी आजाद, केंद्र ने रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वाली 8 सदस्यीय समिति घोषित की है और
सुभाष कश्यप, एन.के. सिंह, हरीश साल्वे और संजय कोठारी को भी इसमें जगह मिली है। और केंद्रीय मंत्री मेघवाल विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। और इसके अध्यक्ष कौन है? हमारे पहले आप देखते हैं कि जो हमारे राष्ट्रपति साहब थे ना, इससे पहले रामनाथ कोविंद साहब, उन्हें अध्यक्ष बनाएगा। और एक देश एक चुनाव कहने का मतलब है कि आप देखेंगे कि एक साथ चुनाव करवाने की बात हो रही है, लोकसभा हो चाहे आपकी विधानसभा हो। अभी आप देखते हैं कि हर साल कहीं ना कहीं विधानसभा के चुनाव होते रहते हैं, फिर आप देखते हैं लोकसभा के चुनाव आ जाते हैं। तो उन सबको एक कराने की, एक बार में ही कराने की बात हो रही है। और एक कोई नई संकल्पना नहीं है। ये आप देखते हैं कि 1952 में देख लीजिए, 57 में देख लीजिए, फिर आप देखिए 62 में देख लीजिए, चाहे 67 में देख लीजिए, इस तरह के चुनाव होते रहते रहे हैं। लेकिन परेशानी तब खड़ी हुई कि जब आप देखिए कुछ विधानसभाओं को समय से पहले भंग कर दिया गया, तो उसी को लेकर आप देखिए ये वो क्रम बदल गया था। वाम दलों और बिहार के नेताओं ने तृणमूल की सीट बंटवारे के फॉर्मूले को किया खारिज। मुंबई में INDI की बैठक में उभरा असंतोष, सीताराम येचुरी और डी राजा ने जताई कड़ी आपत्ति। एक तो आप सभी जानते हैं कि जो इंडिया नया गठबंधन बना है ना 2024 के लिए, इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इनक्लूसिव अलायंस, उसी की बात हो रही है। और आपको बता दूं कि लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 543 सीटें देखने को मिलेगी। इनका चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। 370 हटाने के विरोध करने वाले सांसद अकबर लोन पाक समर्थित हैं। ये जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के विरुद्ध दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस बीच राज्य के गैर सरकारी संगठन रूट्स इन कश्मीर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद मोहम्मद अकबर लोन को गंभीर आरोपों के कटघरे में खड़ा कर दिया। कहा कि सांसद लोन पाकिस्तान समर्थक है। यह आप देखते हैं कि यहाँ की बात हो रही है, जम्मू कश्मीर से 370-35 से हटने के बाद लद्दाख को जम्मू कश्मीर में बांट दिया गया, दोनों केंद्र शासित प्रदेश है। तो उन्हीं की बातें हो रही हैं। स्टालिन के बेटे ने कहा कि सनातन को मलेरिया डेंगू की तरह खत्म कर दो। ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बेटे और राज्य के युवा कल्याण और खेल मामलों के मंत्री उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से कर दी है। तो ये राजनीति है, आप देखते हैं राजनीति चलती रहती है, आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बस आपको क्या करना है, तमिलनाडु चलना है। और तमिलनाडु के बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेना है। देखिए ये तमिलनाडु, चेन्नई इसकी राजधानी, इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल से लगती है। इसे राज्य कब बनाया गया था? 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। और वर्तमान में अगर आप लोग देखें तो RN रवि यहाँ के राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन साहब हैं। विधानसभा में 234 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें देखने को मिलेगी। 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या? तमिलनाडु, ये भी याद रखिएगा। ए डिग्री प्रोविजनल सर्टिफिकेट पर आधार नंबर छापना पर UGC ने लगाई रोक। UGC सचिव ने अपने निर्देश में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नियमों का हवाला दिया है। UGC के बारे में याद रखिएगा, UGC की बात हो रही है। जो आप लोग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देखते हैं ना, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। ठीक है। माँ बच्चों के टीकाकरण की याद दिलाएगी सरकार। ये आप देखिए, नियमित टीकाकरण की जानकारी के लिए यूविन पोर्टल लॉन्च होगा और गर्भवती महिलाओं और नवजात के टीकाकरण का रहेगा इसमें रिकॉर्ड। कोरोना महामारी की बात हो रही है, उसी टीके की बात हो रही है। ये आप देखिए, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई खबरें हैं। और आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में क्या है, अभी G20 की बैठक होने वाली है ना। तो G20 के बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग नीचे जरूर रखिएगा, हम लोग हर दिन उसके बारे में बात करते रहते हैं। ठीक है। ये अंबेडकर अस्पताल में बनेगा दिल्ली का सबसे बड़ा मातृ शिशु केंद्र। और भवन विस्तार का काम अंतिम चरण में है, अगले 6 माह में आप देखिए बनकर तैयार होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। आसियान बैठक के दौरान G20 को लेकर PM मोदी की होगी वैश्विक नेताओं से चर्चा। अगले सप्ताह 6-7 सितंबर को बाली में आसियान बैठक में हिस्सा लेंगे हमारे प्रधानमंत्री साहब। और देखिए, आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह है जो आपस में आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ाने के लिए सदस्य देशों में शांति और स्थिरता कायम करने का काम करता है। और ज़रूरत पड़ने पर आप देखिए एक दूसरे देश की मदद भी करते हैं। और आसियान में किसी भी मुद्दे और विवादों को शांतिपूर्ण हल करने की बात की जाती है। और इसका मुख्यालय आप लोगों को इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में देखने को मिल जाएगा। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में की गई थी। ठीक है। प्रश्नकाल और शून्यकाल के बिना ही होगा ये संसद का विशेष सत्र। अभी आप देखते हैं कि जो
संसद का विशेष सत्र बुलाया गया ना, उसी को लेकर बात हो रही है। भारत ने संवाद से समस्या सुलझाने की संस्कृति विकसित की, हमारे मुख्य न्यायाधीश साहब कह रहे हैं। कौशल विकास के लिए जिला व ब्लॉक स्तर पर बनेंगे नैनो इनक्यूबेशन सेंटर, और युवाओं को उद्यमशीलता के प्रति प्रेरित करने के लिए केंद्र सरकार का प्रयास। सभी आईटीआई में उद्यमिता विकास केंद्र खोलने की तैयारी की भी बात हो रही है इसमें। या आप देखते हैं शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति 75 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करेंगी, हमारी राष्ट्रपति साहिबा द्रौपदी मुर्मू। ये आप देखिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। ये आप देखते हैं कि हर साल 5 सितंबर को भारत के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है ना, तो उन्हीं की बात हो रही। सुप्रीम कोर्ट ने महिला के दहेज प्रताड़ना के मामले को किया खारिज, कहा कि आपराधिक कार्रवाई को जारी रखने की मंजूरी देना अन्याय सुनिश्चित करने जैसा होगा। आजकल आप देखिए कि इस तरह के जो पारिवारिक मामले हैं उसमें भी सुप्रीम कोर्ट काफी अदालतें अच्छा फैसला सुना रही हैं। भारत में 2080 तक भूजल में आएगी 3 गुना तक की कमी। आप देखिए देश के किसानों ने यदि मौजूदा दर से भूजल का दोहन जारी रखा तो 2080 तक भूमि जल में 3 गुना कमी हो जाएगी। और ये आप लोग देख लीजिएगा, पहले आप लोग घर से निकलते थे तो आपको पानी ही पानी दिखाई देता था, कम अगर थोड़ी भी आप देखते हैं अगर कुआं खोद दिया जाए तो आप देखते थे पानी आ जाता था। आज आप देखिए गहराई बढ़ती जा रही, पानी का पता ही नहीं चल रहा है, तो उसी की बात हो रही है। कड़ी शर्तों के साथ केंद्र से राज्यों को मिलेंगी पीएम ई बसें, इलेक्ट्रिक बसों की बात हो रही है। ये सब आप देखिए राजनीति की खबरें हैं, आरोप प्रत्यारोप आप देखते हैं कि चलता रहता है इनका, वो उन पर लगाते हैं, ये उन पर लगाते हैं। बस आपको याद रखना है कि चुनाव की अगर हम लोग बात करें ना तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है चुनाव, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के। और एक संवैधानिक संस्था है, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। और कब 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। शिव कुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और कई देश पहले ही भेज चुके हैं सूर्य के लिए मिशन। अमेरिका नासा ने अगस्त 2018 में आप देखिए सूर्य के लिए अपना मिशन पार कर सोलर प्रोब का प्रक्षेपण किया था। दिसंबर 2021 में पार्कर ने सूर्य के ऊपरी वायुमंडल यानी कि कोरोना से उड़ान भरी और वहां कणों और चुंबकीय क्षेत्रों की जानकारी लेने का प्रयास किया। और नासा के अनुसार पहली बार किसी अंतरिक्ष यान ने सूर्य से संबंधित पहलुओं का अध्ययन किया। नासा ने फरवरी 2020 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ हाथ मिलाया और सोलर ऑर्बिटर का प्रक्षेपण किया ताकि पता लगाया जा सके कि सूर्य ने सौर मंडल में लगातार बदलते अंतरिक्ष वातावरण को कैसे बनाया और नियंत्रित किया। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी JAXA ने 1981 में अपना पहला सौर प्रक्षेपण उपग्रह हेनोटोरी एस्ट्रो ए प्रक्षेपित किया। इसका उद्देश्य एक्सरे का इस्तेमाल कर सौर ज्वालाओं का अध्ययन करना था। और JAXA के अन्य सौर मिशनों में आप देखिए 1991 में प्रक्षेपित योकोह सोलर ए, 1995 में प्रक्षेपित HSOHO नासा और आप देखिए ESA के साथ, और 1998 में आप देखिए नासा के साथ ट्रांजिट रीजन एंड कोरोनल एक्सप्लोरर शामिल है। और ईओहीओ का उद्देश्य सौर ज्वालाओं और सौर कोरोना का निरीक्षण करना था। यह लगभग 11 साल के सौर गतिविधिक चक्र को ट्रैक करने वाला पहला उपग्रह था। यूरोपीय संघ की बात करें तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी अक्टूबर 1990 में सूर्य के ध्रुवों के ऊपर और नीचे अंतरिक्ष के पर्यावरण का अध्ययन करने के लिए यूलिसिस का प्रक्षेपण किया। इससे विज्ञानियों को सूर्य के आसपास के अंतरिक्ष पर पड़ने वाली परिवर्तनशील प्रभाव के बारे में जानकारी मिली। और नासा और आप देखिए JAXA के सहयोग से प्रक्षेपित विभिन्न सौर मिशनों के YSA ने अक्टूबर 2001 में प्रोजेक्ट फॉर अनबोर्ड ऑटोनॉमी 2 प्रक्षेपित किया। प्रोबा आप देखिए 2 लगभग 8 वर्षों के प्रोबा 1 के सफल अनुभव पर आधारित था। यह बात है और है कि प्रोबा 1 सौर अन्वेषण मिशन नहीं था। चीन की बात करें तो एडवांस स्पेस वेस्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी
को नेशनल स्पेस साइंस सेंटर चाइनीज एकेडमिक ऑफ साइंसेस द्वारा अक्टूबर 2022 में सफलतापूर्वक विक्षेपित किया गया था। सेंटर की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार एएसओ एस मिशन को सौर चुंबकीय क्षेत्र, सौर ज्वालाओं और आप देखते हैं कि कोरोनल मास इजेक्शन के बीच संबंधों की जानकारी हासिल करने के लिए डिजाइन किया गया और सौर ज्वालाएं और सीएमई विस्फोटक सौर घटनाएं हैं जिनके बारे में आप देखिए माना जाता है कि ये सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन से प्रेरित होती हैं, ऐसा भी माना जाता है। चांद पर 200 टन कचरा, जिम्मेदारी किसी की तय नहीं है और जिम्मेदारी किसी की तय नहीं। 1967 की संयुक्त राष्ट्र अंतरिक्ष संधि के अनुसार कोई भी देश चंद्रमा या उसके किसी भी हिस्से का स्वामित्व नहीं कर सकता है और आकाशीय पिंडों का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। हालांकि संधि में इस बारे में कुछ नहीं कहा गया कि अंतरिक्ष संसाधनों का उपयोग कैसे किया जा सकता है और कैसे नहीं। 1979 में आप देखिए संयुक्त राष्ट्र चंद्रमा समझौते में माना गया कि चंद्रमा उसके प्राकृतिक संसाधन मानवता की साझी विरासत है। हालांकि अमेरिका, रूस, चीन ने इस पर कभी हस्ताक्षर नहीं किए। अंतरिक्ष कबाड़ से जुड़ी किसी व्यवस्थित कानून का ना होना और अंतरिक्ष अन्वेषण में आगे निकलने की होड़ का मतलब साफ है कि अंतरिक्ष कबाड़ और कचरा जमा होता रहेगा और साथ ही संबंधित समस्याएं और खतरे भी हैं इसके। ये बरेली में दुर्लभ बीमारी हार्ले क्वीन से ग्रसित बालक का जन्म, शरीर पर सफेद परत कई जगह से चटक गई त्वचा। इसे ही आप देखते हैं यही बीमारी होती है आपकी। सहस्त्रधारा की गुफाओं में छिपे हैं जलवायु के राज। ये वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान ने देहरादून के सहस्त्रधारा को घोषित किया है भूविरासत। रविवार को सहस्त्रधारा में जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा और आप देखिए 6.5 लाख वर्ष तक हो सकता है सपेलोथेम्स का जमाव। यहाँ ये आप देखिए रविवार विशेष है तो आप देखेंगे ये सब मोटिवेशनल स्टोरी आप लोगों के लिए हो जाती है। चंद्रमा संघर्ष पथ से आईआईटी और फिर चंद्रमा तक का सफर, ये आप देखते हैं कि विज्ञानी नीलेश हैं, इन्हीं की बात हो रही है। छोटे शहरों से बड़े मिशन तक। चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर विक्रम का सफलतापूर्वक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना केवल भारतीयों के लिए उपलब्धि का विषय नहीं, यह संपूर्ण विश्व के लिए मानव की संकल्प शक्ति की विजय है। सौरमंडल की जिज्ञासा ने बना दिया रॉकेट डिजाइनर। चलिए कहानियां देख लिया करिएगा, पढ़ लिया करिएगा। ये आप देखिए संपादकीय पाठ है, इसे भी देख लिया करिएगा। यहाँ प्रीलिम्स, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू हर जगह आप लोगों को मदद मिलती है इससे। आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं, तब भी आप लोगों के लिए यहाँ से फायदा होता है। विपक्षी एकजुटता का प्रदर्शन, आप देखते हैं कि मुंबई में अभी जो एकजुटता दिखाई जा रही है उसी को लेकर बातें हो रही हैं। कई बार हम लोग बात कर चुके हैं विपक्ष के बारे में, बस आप लोग याद रखिए अगर विपक्ष एक हो गया और एक उम्मीदवार के सामने एक ही उम्मीदवार उतारा इन्होंने, तो यकीन मानिए आप लोग कि बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इस तरह का नुकसान पहले कांग्रेस को भी झेलना पड़ा, ये भी याद रखिएगा। अब उजागर होंगे सूर्य के रहस्य, तमाम अध्ययन खोज के बाद सूर्य के आंतरिक भाग के बारे में बहुत कुछ अज्ञात है। तो आप देखते हैं कि अभी सूर्य भगवान को नमस्कार करने के लिए गया हुआ है ना, तो उसी की बात हो रही है। ये आप देखिए सूर्य हमारे सौरमंडल का तारा है, ब्रह्मांड की तमाम ब्रह्मांडीय गतिविधियों का केंद्र भी है। युगों युगों से लोग इसके दीप्यमान स्वरूप को लेकर चकित होते रहते हैं। सूर्य की कहानी खगोलीय महाकाव्य की एकलौकिक कहानी। लगभग 4.6 अरब पहले गैस और धूल का एक विशाल बादल था, इसमें धातुओं का खजाना था। इस बादल ने स्वयं की गुरुत्वाकर्षण की अप्रतिरोध शक्ति के आगे झुकना शुरू किया और सूर्य का निर्माण इस गुरुत्वाकर्षण से शुरू हुई घटनाओं की श्रृंखला के परिणाम स्वरूप ही हुआ। तापमान बढ़ने पर आप देखिए परमाणु संलयन प्रज्वलित हुआ और इस बादल का केंद्र सिकुड़ गया और आग के विस्फोट में सूर्य का जन्म हुआ। और सूर्य एक ब्रह्मांडीय भट्टी के रूप में आप देखते हैं जो मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। हमारा सौरमंडल अपनी शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बंधा हुआ है।
जो चंद्रमा और उसके चारों ओर आप देखिए चक्कर लगाने वाले अनगिनत खगोलीय पिंडों की कक्षाओं और गति को नियंत्रित करता है। सूरज महज आप देखिए आग आग का एक साधारण गोला नहीं है, यह कई परतों और एक गतिशील वातावरण वाली एक जटिल इकाई है। और इसके मूल में आप देखिए तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और जहां परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं हाइड्रोजन को हीलियम में परिवर्तित कर देती है। इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है और यह ऊर्जा प्रकाश और गर्मी के रूप में बाहर की ओर विकिरण करती है, और जिससे पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ है। और प्रकाश मंडल से परे सूर्य का वातावरण उसकी सबसे बाहरी परत कोरोना तक फैला हुआ है, जहां तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। सौरमंडल के रहस्यों में से एक सूर्य के केंद्र में छिपा है। इसकी संरचना के रहस्यों को जानने से इसकी समझ बन सकती है कि तारे कैसे बनते हैं और आप देखिए विकसित होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण रहस्यों में से एक है सूर्य की सौर हवा, और जो आवेशित कणों की एक निरंतर धारा है जो अपेक्षित अंतरिक्ष में बाहर की आप देखते और बहती है। और इसकी उत्पत्ति और गतिशीलता को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे तकनीकी बुनियादी ढांचे को प्रभावित करती है, खासकर उपग्रह संचार और पावर ग्रिड के क्षेत्र में। सूर्य अन्य अनेक पहेलियों का केंद्र है। इनको आप देखिए सुलझाने से पृथ्वी पर सौर तूफानों के प्रभाव की भविष्यवाणी करने और उनके प्रभाव से बचने की हमारी क्षमता बढ़ सकती है। विज्ञानियों को यह भी पता करना है कि कोरोना का तापमान सूर्य की सतह से अधिक क्यों है, और इसका रहस्य विज्ञानियों को भ्रमित करता है। इसके सुलझने से सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र और कोरोना को गर्म करने में उसकी भूमिका के बारे में जानकारी मिल सकती है। सौर कंपन के अध्ययन में तमाम प्रगति के बावजूद सूर्य के आंतरिक भाग के बारे में बहुत कुछ अज्ञात है। सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र को भी समझने की आवश्यकता है, और आने वाले समय में सौर अवलोकन प्रौद्योगिकी में प्रगति होगी, और इसी प्रगति का सूचक है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की ओर से प्रक्षेपित आदित्य L1। आदित्ययान को L1 यानी लैंग्वेज बिंदु के आसपास ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा, जो पृथ्वी से लगभग आप देखिए 15 लाख किलोमीटर दूर है। आदित्य L1 सूर्य के तपते वातावरण के सीधे संपर्क में आए बिना महत्वपूर्ण डाटा एकत्र करने का काम भी करेगा, ये भी कहा जा रहा है। चलिए यहाँ भी जानकारी है। एकीकृत भुगतान व्यवस्था यानी कि यूपीआई के जरिए होने वाला लेन देन आंकड़े लाख करोड़ में है। ये जुलाई 2020 में आप देखते हैं कि 2.9 थे, और जुलाई 2023 में कितने हो गए 15.34। यहाँ भी आप देखिए कॉलम लिखा जाता, अच्छा मन की निर्मलता, क्या बिना परिश्रम और ज्ञान के किसी की प्रसन्नता प्राप्त कर जीवन में कुछ हासिल हो सकता है? सत्ता में बड़े पद के लिए चुनाव जीतने की योग्यता, सरकार में बड़े पद के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने की क्षमता, और इसी तरह अन्य क्षेत्रों में तत्व संबंधित ज्ञान की जरूरत होती है। पढ़ लिया करिएगा। ये आप देखिए सीटों के बंटवारे को लेकर जो चुनौती विपक्षियों में बनी हुई है। अब आप देखिए पंजाब और कहाँ देख लीजिए, दिल्ली में ही देख लीजिए, कांग्रेस आम आदमी पार्टी को कितनी देगी, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। विस्थापन का दर्द, पौंग बांध विस्थापितों का दर्द दूर करने के लिए प्रदेश सरकार फिर राजस्थान सरकार से बात करेगी। या आप देखते हैं देश हित में कोई परियोजना चलाई जाती है ना, तो आप देखते हैं फिर वहाँ जो लोग बसे होते हैं उन्हें वहाँ से हटना होता है, और हटना बड़ी मुश्किल होता है। अपना घर परिवार छोड़ना, जहाँ जन्म हुआ है आप देखते हैं कि उसे छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, और अपनी जहाँ भूमि है उसे छोड़ना। दूसरी जगह उन्हें कितना भी वो मिल जाए, लेकिन वहाँ से उनका जुड़ाव अलग ही रहता है। और पौंग बांध बनने से आप देखिए कांगड़ा जिले के 20,722 परिवार प्रभावित हुए हैं, और उपजाऊ भूमि पानी में समा गई है। राजस्थान में कई पौंग बांध विस्थापितों के साथ हेराफेरी और मारपीट की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। सौरमंडल में एक और ग्रह के संकेत, ये आप देखिए कुछ विज्ञानियों का मानना है कि पृथ्वी जैसा कोई ग्रह हमारे सौरमंडल में छिपा हुआ है। उनका कहना है कि यह ग्रह बहुचर्चित काल्पनिक नौवें ग्रह प्लेनेट 9 की तुलना में हमारे बहुत करीब मौजूद है। वर्षों से खगोल विज्ञानी और हमारे सौरमंडल में नौवें ग्रह के बारे में अनुमान लगा रहे हैं। अब जापान के शोधकर्ताओं का सुझाव है कि नौवें ग्रह के करीब एक और ग्रह है जो नेपच्यून की कक्षा से परे काइपर बेल्ट में छिपी हो सकता है। हमारे सौरमंडल के बाहरी हिस्से में बर्फीले पिंडों का छल्ला काइपर बेल्ट के नाम से जाना जाता है। सौरमंडल का सुदूर क्षेत्र एक धुंधला क्षेत्र है जिसके बारे में कोई जानकारी हमें नहीं मिल पाती है। सूर्य की रोशनी से बहुत दूर एक बड़ा ग्रह भी आसानी से हमारी नज़र से बच सकता है। और द एस्ट्रोनॉमिकल जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में उन्होंने लिखा है कि हम पृथ्वी
जैसे ग्रह के अस्तित्व की भविष्यवाणी करते हैं। यह मुमकिन है कि एक आदिम ग्रह पिंड दूरवर्ती काइपर बेल्ट में काइपर बेल्ट प्लेनेट के रूप में जीवित रह सकता है, क्योंकि प्रारंभिक सौरमंडल में ऐसे कई पिंड मौजूद हैं। विज्ञानियों का मानना है कि यह ग्रह सूर्य से करीब आप देखिए 500 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। यह पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का 500 गुना है। सौरमंडल में हम अभी तक सबसे दूर जो ऑब्जेक्ट खोज पाए हैं वह सूर्य से 132 एयू की दूरी पर था, और प्लूटो सूर्य से लगभग आप देखिए 40 एयू की औसत दूरी पर है। पृथ्वी के मध्य और सूरज के मध्य की औसत दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। वास्तविक दूरी वर्ष के समय पर निर्भर करती है, क्योंकि सूर्य के इर्द गिर्द आप देखिए पृथ्वी की कक्षा पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है। एक एयू आप देखेंगे कि ये आप लोग ये 14,95,98,000 किलोमीटर के आप देखेंगे कि बराबर है। और विशेषज्ञों के अनुसार काइपर बेल्ट का ग्रह पृथ्वी से 3 गुना तक भारी हो सकता है, लेकिन वहाँ तापमान इतना ठंडा है कि जीवन होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। नेपच्यून की कक्षा से परे मिले ये पिंड कुछ अजीब सा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, जिससे एक छिपी हुई दुनिया की उपस्थिति का संकेत मिलता है। ये पिंड ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। माना जाता है कि TNO सौरमंडल के निर्माण के अवशेष हैं, जो आप देखिए चट्टानों, कार्बन तथा पानी और मीथेन जैसे वाष्पशील बर्फ के मिश्रण से बने हैं। और बेल्ट के कुछ पिंडों की कक्षाएं अनोखी हैं, जो यह संकेत देते हैं कि किसी समीपवर्ती बड़े पिंड का गुरुत्वाकर्षण इन्हें प्रभावित कर रहा है। और इसके अतिरिक्त बेल्ट में उच्च झुकाव वाली वस्तुओं की भरमार है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते समय इनमें उच्च झुकाव होता है। कंप्यूटर मॉडल ने सुझाव दिया कि काल्पनिक ग्रह इन प्रभाव के लिए जिम्मेदार हो सकता है। ये आप देखिए छोटे छोटे कॉलम रहते हैं, इन्हें भी देख लिया करिएगा। साहित्यिक पुरस्कारों में सिस्टम का दखल। लंबे समय अंतराल के बाद एक साहित्यिक कार्यक्रम में कई मित्रों के साथ मुलाकात होने पर साहित्य संबंधी एक हालिया घटना पर चर्चा छिड़ गई, और इफ्को की ओर से हाल ही में 2023 के लिए श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को सम्मान हिंदी उपन्यासकार मधु कंकरिया को देने की घोषणा हुई है। कुछ मित्रों ने कहा है कि विचारधारा विशेष के लेखकों को यह पुरस्कार दिया जाता है, लिहाजा बहस आगे बढ़ी, परंतु समग्रता से में विचार करने पर यह सहमति बनी कि इन पुरस्कारों में सिस्टम का दखल कायम है। ये अनंत विजय के द्वारा आप देख रहे हैं, लिखा जा रहा है। और आप देखते हैं कि 5 सितंबर तकनीक ने बदली भूमिका। आधुनिक तकनीक की बात हो रही है। एक क्रांतिकारी की जीवन कथा। यह पुस्तक महान स्वतंत्रता सेनानी रास बिहारी बोस के व्यक्तित्व और कृतित्व को जीवंत रूप में सामने लेकर आती है। पढ़ना हो तो पढ़ लिया करिए, खरीदना हो तो किताबें खरीद सकते हैं। मुठभेड़ की सच्चाई का वर्णन। बाटला हाउस सुने हैं? एनकाउंटर। औपनिवेशिक राज की कलात्मक अभिव्यक्ति। कला, इतिहास, औपनिवेशिक अध्ययन और राजनीतिक अध्ययन का सहज संयोजन है यह पुस्तक। ये आप देखेंगे कि 29 सितंबर 2008 को बटला हाउस एनकाउंटर ही ऐसी घटना है। उस दिन आप देखिए बटला हाउस में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के जवानों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ की बात हो रही है। महंगाई को लेकर आरबीआई के संपर्क में सरकार है। और आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, जैसे बैंकों का बैंक भी आप लोग कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ घटाया। केंद्र ने राज्यों से लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाने को कहा है। और धोखाधड़ी जारी। आप देखिए अगर शेयर मार्केट में आप लोग निवेश करते हैं ना, तो ये आपके लिए खबरें रहती है। अगस्त में लगातार 5वें महीने शुद्ध खरीदार रहे विदेशी निवेशक। 1.36 लाख करोड़ रुपए रहा एफपीआई निवेश। अप्रैल से अब तक 40,000 करोड़ से ज्यादा निवेश था मई में से जुलाई तक हर माह। ओसीसीआरपी की रिपोर्ट का असर नहीं है। अदानी समूह कह रहा है। उदय कोटक ने कोटक महिंद्रा बैंक की एमडी और सीईओ पद से दिया इस्तीफा। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। विश्व राजनीति में लगातार बढ़ रहा है भारतीय मूल के लोगों का दबदबा। अब आप देखते हैं कि दुनिया भर में भारतीय रह रहे हैं, प्रधानमंत्री बन रहे हैं, उपराष्ट्रपति बन रहे हैं, राष्ट्रपति बन रहे हैं। और तमिलनाडु से जाकर सिंगापुर में बस गए थे षणमुगरत्नम के दादा। और आप देखिए अब वहाँ के क्या बन चुके हैं, राष्ट्रपति का चुनाव जीत चुके हैं। ये भी आप लोग याद रखिए। ऋषि सुनक साहब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, लियो वर्डकर ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री, मोहम्मद इरफान अली गुयाना के राष्ट्रपति, एंटोनिया कोस्टा पुर्तगाल के प्रधानमंत्री, चान संतोकी ये सूरीनाम के राष्ट्रपति, प्रविंद
जुगनौथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री, पृथ्वीराज सिंह रूपन मॉरिशस के राष्ट्रपति। ये सब आपको मालूम है, भारतवंशी हैं। वित्त मंत्री उप मंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं थरमन साहब। इस बार संयुक्त राष्ट्र महासभा को मोदी की जगह जयशंकर करेंगे संबोधित हमारे। ये जब लोगों ने प्रसिद्ध वास्तुकार और डिजाइनर पर उड़ेल दिया गोबर। थाईलैंड के प्रसिद्ध वास्तुकार एवं डिजाइनर डुआन ग्रेट बुन्नाक की बात हो रही है। ए ब्राइट स्टार 23 सैन्य अभ्यास के लिए भारतीय वायुसेना पहुंची मिस्र। भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी सैन्य अभ्यास ब्राइटर स्टार 2023 में भाग लेने के लिए मिस्र एयरबेस पर पहुंच चुकी है। और आपको अभ्यास का पहला संस्करण 1980 में मिस्र में आयोजित किया गया था। 1995 के बाद से इसमें अन्य देशों ने भी भागीदारी करनी शुरू की। 2021 में इस सैन्य अभ्यास में 21 देशों की सेनाओं ने भाग लिया था। अभ्यास के तहत नए खतरों से निपटने और वैश्विक शांति कायम रखने में देशों के बीच क्षेत्रीय साझेदारी बढ़ाने पर केंद्रित प्रशिक्षण गतिविधियां शामिल हैं इसमें। यह आप देखेंगे खेल का क्षेत्र है। वर्षा ने भारत को बचाया और दोनों टीमों के बीच ग्रुप चरण का मैच बेनतीजा रहा है। पाक ने एशिया कप की सुपर 4 में क्वालिफाई भी किया है। पाक को हराकर भारतीय हॉकी टीम बनी विजेता हमारी। ये आप देखते हैं कि पहला पुरुष हॉकी 5 एशिया कप जीत लिया है इसमें। एशियाड में रिकॉर्ड समय निकालना मुश्किल है, अमोच कह रहे हैं। भारतीय पुरुष 4x400 मीटर रिले टीम के सदस्य। पीकेएल की नीलामी टली। एशियाई खेलों के लिए भारतीय टीम की निर्बाध तैयारी को सुनिश्चित करने के लिए प्रो कबड्डी लीग की दीक्षा की बढ़त बरकरार। फार्म में चल रही भारतीय गोल्फर हैं दीक्षा डागर ने अपना अच्छा प्रदर्शन जारी रखते हुए आयरिश ओपन महिला गोल्फ टूर्नामेंट के दूसरे दौर में 3 अंडर 69 का स्कोर बनाकर अपना एक बढ़त बरकरार रखी है। डूरंड कप के फाइनल में आमने सामने होगा मोहन बागान और ईस्ट बंगाल। जोकोविक का विजय अभियान जारी, एगा स्वातेक भी जीती। यूएस ओपन की बात हो रही है। ये आप देखिए भगवंत मान का इंटरव्यू है, पढ़ सकते हैं पढ़ना हो तो। VRX और 3D चश्मे वाली मैडम, शिक्षा में नवाचार। उत्तर प्रदेश सरकार की बेसिक शिक्षा विभाग ने से राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए चयनित शिक्षक डॉक्टर पूजा यादव के नवाचार खासी चर्चा में। बच्चे उन्हें VR वॉक्स और 3D चश्मे वाली मैडम के रूप में जानते हैं। शिक्षक स्कॉलरशिप के 50,000 रुपये से ऊपर उन्होंने स्कूल में आधुनिक लैब तैयार करवाया और सरकारी स्कूलों के बच्चों के हाथों में आधुनिक गैजेट थमाया। इतिहास बढ़ाने के लिए वह किताबों के बजाय नाट्य मंचन का सहारा लिया और इन छोटे छोटे नवाचारों से वह बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि जगा रही हैं, जो निरस हो चुकी शैक्षिक व्यवस्था को भी बदलने की कोशिश कर रही है। अच्छी पहल है। छोटी उम्र में बड़ा कमाल, बनी दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला सीए। ग्वालियर के छोटे से शहर मुरैना की रहने वाली नंदिनी 2 साल पहले ही देश भर को अपनी प्रतिभा का लोहा मना चुकी हैं। मैं आप लोगों से कह रहा हूँ ना कि अगर आप देखेंगे 11वीं में स्कूल में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर आए थे कि अगर अब महिलाएं कमजोर नहीं हैं, जो अगर इस तरह की बातें करता है वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है दुनिया का। उन्हें जहाँ भी महिलाओं को आप देखते हैं कि मौका मिल रहा है, बहुत बेहतर क्या दिखा पा रही हैं, अपना कर्तव्य दिखा पा रही। भावना की हिम्मत को दुनिया का सलाम। 2000 आदिवासी बालिकाओं को सिखाए आत्मरक्षा के गुर। देख लीजिए, यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ पॉइंट मिल जाते हैं। कृष्ण नाम की भेड़ ने सबसे ज़्यादा ऊन देने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 2015 में आज ही के दिन ऑस्ट्रेलिया में कृष्ण नाम की एक भेड़ ने एक बार में सबसे ज़्यादा 41 किलो ऊन देने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। झुंड से अलग हो जाने की वजह से ये 5 वर्षों में क्रिस के शरीर पर से ऊन नहीं काटा गया था। वह अत्यधिक वजनी हो गया था और उसकी जान को खतरा पैदा हो गया था। मैल्कम कैंपबेल ने सबसे अधिक गति से कार चलाने का रिकॉर्ड बनाया। 1935 में आज ही के दिन ब्रिटिश के रेसिंग कार चालक मैल्कम कैंपबेल 482 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति से कार चलाने वाली दुनिया के पहले व्यक्ति बने थे। कैंपबेल ने रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए इस कार रेस में विशेष रूप से डिजाइन की गई कारों का इस्तेमाल किया था और जिन्हें आप देखिए ब्लू बर्ड नाम दिया गया।
कुश्ती में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है साक्षी। पहलवान साक्षी मालिक का जन्म 1992 में आज ही हरियाणा के रोहतक जिले में हुआ था। 12 साल की उम्र में कुश्ती का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। 2010 में विश्व जूनियर चैंपियनशिप में फ्री स्टाइल कुश्ती में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय पदक जीता। 2013 में राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य जीतकर अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि हासिल की। 2016 में आप देखिए रियो ओलंपिक में 58 किलो भार वर्ग के फ्री स्टाइल कुश्ती स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रचा था। खेल खेल में भाषा ज्ञान। ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में एक पब्लिक स्कूल में धारूग भाषा का अध्ययन करते बच्चे। धारूग ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी जनजाति यूइन कुरी के समूह की ये बोली है। ये 50 साल बाद लौटी पीली वया अब संवारेगा आसियाना। ये आप देखिए उत्तराखंड में कुमाऊं के हरिपुरा जलाशय के आसपास संकटपूर्ण सैनी में शामिल इस पक्षी ने बनाया बसेरा। वन विभाग की अनुसंधान शाखा वर्ष 2021 में पीली वया पर रखी हुई नजर और एक दिन में आप देखिए 20 से 23 के बीच देखी गई है। और संरक्षण के लिए अब इसका बनेगा प्रोजेक्ट भी बनाने की बात हो रही है। 1970 में रुद्रपुर से गायब हुई पीली वया का घर वापसी करना बेहद सुखद भी है, ये भी कहा जा रहा है। डायबिटीज के खतरे को कम करने में सहायक हो सकता है एस्पिरिन। और सिंगलियों के जीन में कौकड़ियों का डीएनए है। श्रीलंका के मूल निवासियों की उत्पत्ति का रहस्य सुलझा। दक्षिण की बजाय पश्चिमी भारत से जुड़ाव इसकी बात हो रही है। 5 लाख से ज्यादा जेनेटिक मार्कर्स की मदद से किया गया अध्ययन में BHU, लखनऊ के बीरबलपुरा संस्थान व कोलंबो विधि के विज्ञानी शामिल हैं। हजारों वर्षों से जारी है ग्रीन प्रवाह। इसमें 1.6 करोड़ लोग सिंगली बोलते हैं श्रीलंका में। ऑनलाइन ऑर्डर किया स्मार्टफोन मिला बम। गजब। कूल्हे के फ्रैक्चर को कम कर सकती है सावधानी है। कूल्हे के फ्रैक्चर से साल भर के भीतर होने वाली मौतें 37% पुरुष और 20% महिलाएं। ये 1881 में डूबा जहाज लगभग अक्षुण्ण मिला। अमेरिका के लेक मिशिगन में 1821 में डूबी एक स्कूनर 2 मस्तूल का जहाज त्रिनिदाद के अक्षुण्ण अवशेष को खोजा गया। लगभग 270 फीट की गहराई से मिला। 156 वर्ष पुराना यह जहाज इतनी अच्छी स्थिति में है कि इसमें अभी भी विस्कॉन्सिन के तट से मीलों दूर अंतिम विश्राम स्थल में चालक दल की संपत्ति मौजूद है। जुलाई में हुई इस खोज के बारे में आप देखिए जानकारी देने के साथ कहा गया कि यह मलवा विस्कॉन्सिन के पानी में आप देखिए सर्वोत्तम सुरक्षित जहाजों में से एक है, जिसमें उसके डेक हाउस अभी भी बरकरार है। इसमें चालक दल की संपत्ति और उसके एंकर तथा डेक गियर अभी भी विद्यमान है। 140 फीट लंबे इस जहाज का निर्माण 1867 में हुआ था और इसका उपयोग मेलविकी, शिकागो, ऑस्वेगो एवं न्यूयॉर्क के मध्य मुख्य रूप से अनाज व्यापार में किया गया था। लेकिन अब यह 1881 में डूबा और उस समय मेलवोकी के लिए कोयला ले जा रहा था। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं आप लोग। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं।